डियर स्टूडेंट्स, रीड की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था भूकंप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भूकंप होता क्या है और भूकंप के कारण क्या है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे। भूकंप तरंगे तो हमने क्या देखा था कि उसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस रूप में होगा, तरंग रूप में होगा। तो जो तरंग है वही क्या है, भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंगे मेन कौन सी है, दो प्रकार हम पढ़ते PSL, तीन प्रकार की है, तीन नहीं दो प्रकार की है। दो प्रकार का वर्गीकरण किया है, भूगर्भिक तरंग, इसी का दूसरा नाम है कायिक तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी वेव। तो दो भाग कौन से, भूगर्भिक और धरातलीय। इसका मतलब है दो जो P और S तरंगे हैं वो भूगर्भ के अंदर चलेंगी और जो L तरंगे हैं वो पृथ्वी की सतह पर। तो भूगर्भिक तरंगे कौन कौन सी है, P और S तरंग, और धरातलीय तरंग कौन सी है, L तरंग। ये बात हमें याद रखनी है। चलो अब जो भूगर्भिक में PS और धरातलीय में जो L तरंग पढ़ी है, हम इनकी विशेषताएं देखेंगे और इनकी विशेषताएं एग्जाम में आती हैं। तो देखो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। नाम P प्राथमिक तरंग, इनको प्राथमिक तरंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तरंग पृथ्वी पर जो ये हमने बनाया था PSL तरंग, तो जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले महसूस की जाती है वो तरंग कौन सी है, P तरंग। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव। तो इनको प्राथमिक नाम क्यों दिया है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले अनुभव की जाती है। इसी का दूसरा नाम क्या है, संपीड़नात्मक या दबाव मूलक तरंग। S को सेकेंडरी या द्वितीयक गौण तरंग या आड़ी तरंग। द्वितीय क्यों, क्योंकि P के बाद में महसूस की जाएंगी S तरंग। अब अगला है L तरंग। L तरंग का नाम क्या है, धरातलीय तरंग। ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ धरातल पर ही उपस्थित रहती है, भूगर्भ के अंदर नहीं मिलती। लॉन्ग वेव तरंग दैर्घ्य लंबा होगा। लैंड वेव, लव और रेले, लव वेव, रेले वेव, ये धरातलीय तरंगों का ही एक रूप है। सामान्यतः हम इनको L तरंग पढ़ते हैं, उसी का वर्गीकरण है लव वेव और रेले वेव। इसकी डिटेल नहीं, बस ये नाम याद रख लेना कि ये कौन सी में आती है, ये L वेव में आती है। ये हमने देखे नाम। अब देखेंगे व्यवहार। P तरंगों का व्यवहार क्या है, ध्वनि तरंगों के समान। और ध्वनि तरंगों के समान किस आधार पर देखते हैं, गमन की दिशा के आधार पर। माध्यम के कणों के अनुदैर्घ्य या समानांतर गमन करती है। इसका मतलब है जैसे ये माध्यम के कण हैं, माध्यम के कण का मतलब है पृथ्वी की सतह। हम तो भूकंपीय तरंगे पढ़ रहे हैं और भूकंपीय तरंगे मिलेंगी कहाँ, पृथ्वी में मिलेगी। तो कण का मतलब क्या है, चट्टाने, और अनुदैर्घ्य या समानांतर। तो इसमें जो बल लगेगा वो लगता है आगे पीछे, एक बार आगे फिर पीछे, आगे पीछे। तो इनमें गमन की दिशा क्या होगी, अनुदैर्घ्य या समानांतर होगी, और बल लगने की दिशा चट्टानों पर आगे पीछे। ये हमने देखा ध्वनि P तरंगों का व्यवहार और गमन की दिशा। अब है S तरंग। S तरंग का व्यवहार कैसा है, प्रकाश तरंग या जल तरंग के समान है। कणों की गति की दिशा अनुप्रस्थ या लंबवत, और बल की दिशा क्या होगी, अभी देखते हैं बल की दिशा। ये हमने बना दी चट्टान के कण। कण का मतलब है हर पदार्थ किसी न किसी कण से बना है। ये डस्टर है, डस्टर में जो कपड़ा है, कपड़े में भी कण है, परमाणु है। तो वैसे ही चट्टानों में जो कण है, तो इसमें तरंगों की दिशा क्या होगी, जैसे ये हमने दिशा देखी अनुप्रस्थ या लंबवत। तो जो तरंग है वो बल लगाएगी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक बार ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें क्या था, आगे पीछे, इसमें है ऊपर नीचे, अनुप्रस्थ या लंबवत। और जो L तरंग है उनका व्यवहार प्रकाश या जल तरंगों के समान तो नहीं, उनकी जो दिशा है वो क्या है, जिगजैग।
जिगजैग का क्या मतलब है? टेढ़ी मेढ़ी। इनका कोई विशेष रास्ता नहीं है, जैसे मन करेगा वैसे चलेगी। कोलगेट का ऐड आता है ना, कोलगेट वाली ब्रश का जिगजैग, ओरल-बी का भी आता है जिगजैग ब्रश है। तो जिगजैग का मतलब क्या है? ऐसे देखो ये ब्रश बना दी हमने, जिगजैग ब्रश। तो वैसे ही इन कणों की दिशा कैसी होगी? जिगजैग। कणों की दिशा नहीं, तरंग की दिशा, जो एनर्जी लगेगी कणों पर वो किस दिशा में लगेगी? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। तो अब इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी तरंगों से होता है? एल तरंगों से होता है। कारण क्या है? इनकी गति जिगजैग है। तो देखो अभी जो नाम हमने पढ़े हैं ये हमें याद रखने हैं। पी का नाम क्या है? प्राथमिक संपीड़नात्मक या दबाव मूलक। एस का है द्वितीय गौण तरंग या आड़ी तरंग। और एल तरंगों का क्या नाम है? धरातलीय, लोम वेव, लैंड वेव, लव वेव, रैले वेव। ये सिर्फ नाम देखने हैं, व्यवहार हमें याद रखना है। पी तरंगों का व्यवहार ध्वनि तरंगों के समान है। एस तरंगों का व्यवहार प्रकाश तरंगों के समान है। तो देखो याद कैसे रख लेना, बोलते हैं ना जब कोई बार बार आवाज कर रहा होता है तो क्यों पी पी करे है? तो पी पी आवाज करता है मतलब ध्वनि तरंगों के समान। और एस से क्या बनता है? सन। और सन हमें क्या देता है? लाइट या प्रकाश। तो एस तरंगों का व्यवहार तो प्रकाश की भांति और पी तरंगों का व्यवहार ध्वनि तरंगों की भांति। ठीक है, इनका रास्ता जो हमने देखा था, माध्यम के गमन की दिशा और चट्टानों पर बल की दिशा दोनों साथ देखी है। गमन की दिशा है अनुदैर्ध्य या समानांतर, और बल लगने की दिशा क्या है? चट्टानों के कणों पर आगे पीछे। एस तरंगों में क्या है? माध्यम में तरंग की दिशा होगी अनुप्रस्थ या लंबवत, और बल कैसे लगेगा? चट्टानों में कणों पर ऊपर नीचे। एल तरंगों में तरंग की दिशा क्या होगी? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। चलो अब है मार्ग। तरंगों का मार्ग कैसा होगा? पी तरंग का मार्ग कैसा है? अवतल। एस तरंग का मार्ग अवतल। एल तरंग का मार्ग उत्तल है। पहले दोनों का अवतल, लास्ट वाली का उत्तल। वेग, पी तरंग का वेग सबसे ज्यादा होगा 13 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो वेग में आपको अंतर मिलेगा, किसी जगह आपको 13 मिलेगा, कहीं 11 मिलेगा, कहीं 13 से 15 मिलेगा। तो जो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि वेग पी तरंग का वेग कौन सा है, तो जो वहां पर लगभग में देख लेना 13 से लेके ये 11 से 15 के बीच में मिलेगा। ऑप्शन कंफ्यूजन वाले नहीं होंगे। इस चीज पे आप बिल्कुल क्लियर रहना कि इसका वेग फिक्स नहीं है कि 13 ही होगा, 11 ही होगा या 15 ही होगा। औसत वेग है ये। ठीक है, एस का। अब एस में हमें क्या याद रखना है? जो पी तरंग का वेग है उसके आधे से कम। अगर ये 15 दे रहा है तो उसके आधे से कम कर लेना। इसमें 11 ऑप्शन में है तो उसके आधे से कम कर देना। बस ये है कि एस तरंग का वेग पी तरंग के आधे से कम होता है। औसत याद रखना, ये 13 के लगभग है, ये 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड के लगभग है। और जो एल तरंग है इसकी गति बहुत धीमी होती है, 13 किलोमीटर 3 किलोमीटर 13 नहीं 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये पूरी चीज हमें याद करनी है। इसमें इनका मार्ग याद रखना है, अवतल है दोनों का, एल तरंग का उत्तल है। इनका वेग याद रखना है, सबसे ज्यादा वेग पी तरंग का है, फिर एस तरंग का है, और एल का वेग सबसे कम है। माध्यम में गमन की दिशा भी याद रखनी है, और इनका व्यवहार, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे भूकंप की तरंगों की विशेषताएं देखी थी। अब एक दो बातें और देखेंगे। इनमें ये है कि जो पी तरंग है वो ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में गति करती है, और जो एस तरंग है वो केवल ठोस माध्यम में गति करती है, और जैसे ही तरल माध्यम आएगा परिवर्तित हो जाएगी। देखो भूकंप टॉपिक है, भूकंप। तो भूकंप में हम पढ़ रहे हैं भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंगों का और दूसरा योगदान क्या है? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने में बहुत योगदान करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, इसलिए हमें ये ध्यान से देखना है। अभी हमने तरंगों की विशेषताएं देखी थी, अब एक दो बात और देखेंगे। हमारा टॉपिक है भूकंप। भूकंप में हम पढ़ रहे हैं तरंग। देखो, भूकंप की तरंगों का जो सर्वाधिक योगदान है वो किसमें है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने में। भूकंप की तरंगों का योगदान पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी में। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है और ग्रेड के सिलेबस में स्पेशल मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जो पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियां हैं उसमें भूकंप आता है, इसलिए हम पढ़ेंगे। लेकिन जो बातें आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझनी है, वो बार बार काम आएंगी। और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो लाइन पढ़ के चले जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे। तो देखो, जो पी तरंग है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में ये योगदान कैसे देती है, इस चीज को समझेंगे। तो जो पी तरंगे हैं वो ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में गतिशील रहती है, जबकि जो एस तरंग है वो केवल ठोस माध्यम में गतिशील रहती है और जैसे ही तरल माध्यम आता है वो परावर्तित हो जाती है। एल तरंग जो धरातल पर है तो धरातल पर तो ठोस तरल दोनों में चलेगी। ये पृथ्वी बनाई है हमने, तो जो पी तरंगे हैं वो पूरी पृथ्वी से निकलेंगी ऐसे, ठीक है। जो एस तरंगे हैं वो ऐसे चल रही है, जैसे ही उनको तरल माध्यम मिलेगा वो अपना रास्ता बदलेंगी। तो इन तरंगों से क्या पता चलेगा कि पृथ्वी में कहां तक ठोस माध्यम है, कौन सी कहां चल के तरल माध्यम है पृथ्वी के अंदर। वो घुस के तो देख नहीं सकते, वो तो हम इन तरंगों के माध्यम से पता करते हैं। तो देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में योगदान ऐसे है, जहां तक पी तरंगे गुजरती है पता चलता है कि ये पी तरंगों का क्षेत्र है। पी तरंग में जब ठोस से द्रव में प्रवेश करती है तो क्या वेग कम हो जाएगा। तो वैसे जहां भूकंप आया, किसी क्षेत्र में पी और एस दोनों तरंग गुजर रही थी, अचानक एस तरंग तो परावर्तित हो गई और पी का वेग कम हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि पृथ्वी का वो भाग तरल है। तो इसलिए हमें ये बात याद रखनी है, पी ठोस द्रव दोनों में, एस केवल ठोस में गति करेगी, एल तो धरातलीय वेग है। अब देखो, ये चीज हमें समझेंगे। पी और एस तरंग है, चलो एक बार इसको देखते हैं। जब हमने सबसे पहले देखा कि तरंग तीन प्रकार की है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। लेकिन जब भूकंप आ रहे थे तो उसमें जो भूगर्भवेत्ता थे, ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने एक अलग ही प्रकार की तरंगें देखी, पी, जी और एस जी, पी स्टार और एस स्टार। तो देखो, पहले हमने पढ़ा था पी तरंग और एस तरंग, बाद में नई तरंगें कौन सी आई, पी जी, एस जी, पी स्टार और एस स्टार। अब इनमें अंतर क्या है? पी और एस का वेग हम लोग पढ़ चुके। पी का वेग सर्वाधिक था कितना? 13 किलोमीटर पर सेकेंड। एस का वेग कितना था? 15 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। 5 से 6 किलोमीटर, 15 नहीं है, 5 है, 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो, जो चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है? पी का एस का वेग देख चुके। अब देखो पी जी का और एस का। पी जी का वेग कितना है? 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। 7 किलोमीटर पर सेकंड। जी का वेग कितना है? एस जी का 1 किलोमीटर पर सेकंड। पी स्टार का वेग कितना है? 9 किलोमीटर पर सेकंड और एस स्टार का 4 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो, हमने देखा पी और एस तरंगों का वेग, पी जी और एस जी का वेग, पी स्टार एस स्टार का। अब हमें याद जो बात रखनी है वो इनका वेग अगर याद ना भी हो, 7 किलोमीटर, 1, 9, 4, बहुत सारे डेटा हो जाएंगे। तो याद क्या रखना? पी का, एस का, एल का वेग हमें याद रखना है। इसके बाद में क्या याद रखेंगे? सबसे ज्यादा वेग पी का, फिर पी स्टार का और सबसे लास्ट में पी जी का। पी का है 13, पी स्टार का है 9 और पी जी का कितना है? 7।
वैसे ही सबसे ज्यादा एस का, फिर एस स्टार का और एस जी का। ये चीज हमें याद रखनी है, पी, पी स्टार, पी जे, ये सीक्वेंस याद रख लेना। अगर इनका वेग याद ना भी हो तो काम हमारा एग्जाम में चल जाएगा। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात ये, फिर हमने देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये तरंगें काम आती है, तो काम कैसे आएंगी? पृथ्वी की हमने बनाई, पढ़ते तीन परत, सबसे ऊपर क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी परत है उसको बोलते हैं क्रस्ट, मध्यवर्ती परत है मेंटल और सबसे आंतरिक परत है कोर। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, रीड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए है। सबसे बाह्य परत तो है क्रस्ट, मध्यवर्ती मेंटल और आंतरिक परत है कोर। तो जब पृथ्वी के अंदर ये तरंगें गुजरती हैं तो सबसे बाह्य भाग की जानकारी कौन देगी? पी, जी और एस जी तरंग। जब भूकंप मूल से तरंग, भूकंप यहाँ से शुरू होगा या भूकंप मूल यहाँ है फोकस, तो उससे जब अधिकेंद्र में पहुंचती है तरंगें, पूरी पृथ्वी में फैलती हैं, तो जो ऊपरी भाग में फैलेंगी, ऊपरी परत में, वो कौन सी तरंग होगी? पी, जी और एस जी। जो मध्यवर्ती भाग में रहेंगी पृथ्वी के, वो कौन सी होगी? पी स्टार और एस स्टार। और जो सबसे आंतरिक भाग की जानकारी देंगी वो कौन सी तरंग है? पी और एस। इनकी डिटेल्ड स्टडी हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में करते हैं, रीट में ये मोर देन सफिशिएंट है। इस चीज को समझना, ये हमेशा के लिए बेस बन के रहेगा। तो देखो, पी और एस तरंग किसके लिए जानकारी देंगी? कोर की देंगी, यानी कि पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी देंगी, और पी, जी और एस जी पृथ्वी के ऊपरी परतों की जानकारी देंगी, और पी स्टार और एस स्टार पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग की जानकारी देंगे। तो देखो, हमने अभी देखा था ध्वनि तरंगों के समान कौन सी तरंगों का व्यवहार था? पी तरंगों का। कैसे याद किया था? पी पी मत कर, आवाज मत करो। एस तरंगों को याद किया था सन से हमें लाइट मिलती है, तो वैसे। अब इनको कैसे याद करना है? पी, जी। जी का मतलब क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है? ऊपर की तरफ। तो जो ग्राउंड की जानकारी है वो कौन सी तरंग देंगी? पी, जी और एस जी। स्टार है, स्टार को सब छुपा के रखते हैं, कहीं कोई चुरा न ले, तो जो स्टार है वो कौन सी का देगा? मध्यवर्ती भाग का, और पी और एस आंतरिक भाग का। यानी कि जो पी, जी है वो किसकी? ग्राउंड की। पी स्टार है वो मध्यवर्ती भाग की, पी और एस आंतरिक भाग की। ये सिर्फ याद करने के लिए है। अब देखो, पी, जी और एस जी की खोज किसने की है? पी, जी और एस जी तरंगों का खोज करता है जेफरीज, और पी स्टार और एस स्टार तरंगों का खोज करता कौन है? कोनार्ड। इन चीजों को जनरल अपने समझ में रख लेना, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पी, एस, एल, इन तीनों को हमें रखना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे भूकंप छाया क्षेत्र। देखो, अब हम पढ़ेंगे भूकंप छाया क्षेत्र। तो कल ये चीज हमने समझ ली थी कि भूकंप छाया क्षेत्र होता क्या है। तो बता दो आपको, भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंप छाया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंग दर्ज नहीं की जाती है। तो चलो इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। ये हमने बनाई है पृथ्वी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये है कोर, ये मध्यवर्ती भाग मेंटल, और ये सबसे बाह्य भाग है क्रस्ट। चलो, ये हम बनाते हैं पृथ्वी पे 0 डिग्री, टोटल कितना है? 360, तो ये इधर क्या हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये इधर से 180 डिग्री और इधर से 180 डिग्री, टोटल हो गया 360 डिग्री। चलो, ये हमने बना दिया है भूकंप मूल। अब हमें देखना क्या है? छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र। अब ये बताओ, भूगर्भिक तरंगें कौन सी हैं? पी तरंग और एस तरंग। तो इस क्षेत्र से कौन सी तरंग निकलेगी? पी और एस निकलेगी। ये कौन सा है? भूकंप मूल।
इसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री पे क्या बनेगा, अधिकेंद्र बनेगा, एपिसेंटर और हाइपोसेंटर, इससे तरंगें निकलेंगी। ये दो चित्र मैंने इसलिए बनाए हैं, P का व्यवहार अलग देखेंगे, S का छाया क्षेत्र अलग देखेंगे, फिर दोनों को मिला के हम एक बना लेंगे। ये P तरंग है। P तरंग को हमने देखा था कि ये ठोस द्रव दोनों माध्यमों में गति करती है। ये है 2900 किलोमीटर की गहराई, और 2900 किलोमीटर की गहराई में विशेष बात क्या है, कोर आता है। ये मेंटल खत्म होगा और कोर शुरू होगा, और जो कोर का बाह्य भाग है वो है तरल अवस्था में। ये पूरी पृथ्वी पे जा रही है। जैसे ही कोर आएगा तो कोर में हमने क्या पढ़ा था, इसका वेग कम होगा। चलो इस चीज को अब हम समझेंगे। P तरंगों के व्यवहार में हमने क्या पढ़ा था, तरल और ठोस दोनों माध्यमों में गति करती है, और तरल माध्यम में इसका वेग परिवर्तित होता है। तो जो तरंग यहाँ से गुजर रही थी वो थोड़ा सा अपना रास्ता बदल के इधर पहुंचेगी, ये यूं बदलेंगी और इकट्ठी होंगी ऐसे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र है, जिसमें कोई भी भूकंपीय तरंग दर्ज नहीं की जाती। इस चीज की समझ में आया, ये अंतर कैसे आया, जो पृथ्वी की कोर थी वो तरल अवस्था में थी, और तरल अवस्था में P तरंग के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसका वेग कम होगा, और कम होने के कारण ये इस भाग में थोड़ा सा अपना रास्ता थोड़ा सा बदलेंगे, हल्का सा, इसलिए इस भाग में कोई भी तरंग दर्ज नहीं की जाती। और हमें एग्जाम के लिए इन कोणों का मान याद करना है कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में भूकंपीय छाया क्षेत्र है। तो देखो ये है 105 डिग्री से 145 या 103 डिग्री से 143। ये दोनों आंकड़े हमें एग्जाम में बुक्स में मिलते हैं, तो एग्जाम में दोनों नहीं देगा, या तो 103 से 143 या 105 से 145। इधर भी सेम रहेगा, 145 से 105 डिग्री या 143 डिग्री से 103 डिग्री। तो देखो अब हमें याद रखने वाला पॉइंट जो है वो क्या है हमारे लिए, P तरंगों का छाया क्षेत्र। ये हमने चित्र बनाया है P तरंगों का। क्वेश्चन सीधा सा आएगा, P तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है, तो क्या 105 डिग्री से 145 डिग्री या 103 डिग्री से 143 डिग्री दोनों तरफ। इसके साथ में ये भी लिख सकता है 103 से 143 पूर्वी और पश्चिमी भाग में, या दोनों तरफ। ये हमें ये चीज याद रखनी है। ये हमने बनाया P तरंगों का। अब हम बनाएंगे S तरंग, S तरंगों का छाया क्षेत्र। चलो ये वही तीन परत है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये हमने ला दिया भूकंप, ये फोकस हो गया, हाइपोसेंटर, ये एपिसेंटर इसके जस्ट 90 डिग्री पे, ये हमने 90 डिग्री पे क्या बना दिया, अधिकेंद्र। P तरंग वहां बनाई थी, अब बनाएंगे S तरंग। अब देखो P तरंग और S तरंग के व्यवहार में जो अंतर देखा था वो अब हमारे काम में आएगा। P तरंग में क्या पढ़ा था, वेग हल्का सा कम होता है, बाकी वो तरल माध्यम से गुजरती है। और S तरंगों में हमने क्या पढ़ा था, वो तरल माध्यम से नहीं गुजरती है, अपना रास्ता बदल लेती है। तो जैसे ही ये कोर में आएंगे, कोर का तरल माध्यम इनको मिलेगा। देखो कोर से पहले मेंटल में भी एस्थेनोस्फीयर आएगा, जो कि द्रव अवस्था में है, द्रव नहीं है वो प्लास्टिक अवस्था में है, उससे गुजर जाती है। जो मार्ग बदलता है वो कोर में आके बदलता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो जैसे ये कोर में आएंगी, ये यहाँ से वापस गुजर जाएंगी, तो जो ये
यहाँ से लेके देखो ये हमने बना दिया 0 डिग्री, ये इधर 180 डिग्री। अब इस हिस्से से और इस हिस्से में ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, पर हमें जो अंदर से नहीं गुजरनी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी भूकंपीय तरंग दर्ज नहीं की जाएगी। तो देखो इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, P का जो छाया क्षेत्र है बीच में मिलेंगी और दोनों में बाहर की तरफ भूकंपीय तरंगे नहीं मिलेंगी। और जो S तरंग है उसमें क्या है, लगातार ही इनका अभाव है। और इसका कारण क्या है, बताओ सर, बताएंगे कारण क्या है? इसका कारण है जो कोर है उसका तरल अवस्था में होना, ठीक है। तो ये जो हमें कोण का मान याद रखना है 143 डिग्री से 143 डिग्री, या फिर 145 से 145, दोनों तरफ 143 से 143 दोनों तरफ, या फिर इसी को दूसरा क्या बोल सकते हैं, 143 से 180 डिग्री और 143 से 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी लगा देंगे। लेकिन जो याद रखना है वो क्या है, ये चीज हमें याद रखनी है। रीट में शायद ना पूछे, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आगे हम सारी तैयारी करेंगे। तो ये चीज बात याद रखनी है, जो तरंगों का माध्यम परिवर्तित होगा ये किसके कारण होगी, ये P तरंगे। S तरंग जो अपना परावर्तित होंगी ये होंगी, अब बताओ, अब सर बताएंगे, ये कोर के तरंग माध्यम होने के कारण, ठीक है। ये हमने P और S तरंग अलग अलग देखी। अब हम इसको एक डायग्राम में देख लें, चलो। एक में मिलता है, अलग अलग सिर्फ हमने समझने के लिए बनाया है, उसमें कैसे मिलेगा, चलो। कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये भूकंप मूल है, ये इधर से तरंगे गुजरेंगी, ये यहाँ से यहाँ तक निकलेंगी। अब इसका मतलब क्या है, इन तरंगों में P और S तरंग साथ ही बना रखी है, अलग अलग नहीं है। जो बुक्स में हमें डायग्राम मिलता है वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये हमने बना दिया 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, हाँ बुक्स में ये 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं मिलेंगे, तो ये समझ लेना। ये यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र हमने बनाया है ये है 103 डिग्री, और ये इधर है 143 डिग्री, ये 103 डिग्री और इधर मान बढ़ेगा तो ये इस जगह है 143 डिग्री। अब जो ये 103 से 143 तक है, ये कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र है, P तरंगों का। ये भी 103 से 143 तक कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र है, P तरंगों का छाया क्षेत्र है। और 103 से 103 तक ये सारा का सारा किसका छाया क्षेत्र है, S का छाया क्षेत्र। बुक्स में हमें ये डायग्राम मिलता है तो ये थोड़ा सा होच-पोच रहता है, समझ में नहीं आता, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब अगर हमें ये डायग्राम मिलेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। 103 से 143, 103 से 143 दोनों तरफ P का छाया क्षेत्र है, और 103 से 103 दोनों तरफ किसका है, S का छाया क्षेत्र है। चलो अब कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर बात करेंगे और आज का नया क्वेश्चन देंगे। ये हमारा कल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 लोगों ने दिया था, सुनीता मैडम ने, कृष्ण सर ने और ममता भारोटिया जी ने। तीनों का आंसर सही था। अब हम इस आंसर की बात करेंगे। देखो सुनीता सर और कृष्ण सर में तो तगड़ा कंपटीशन रहता है। मैम ने सर को कमेंट करके बोला है कि आपने मेरे से पहले आंसर कैसे दे दिया। तो देखो आंसर तीनों का सही था। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन है असत्य छांटिए, कौन सा गलत है। भूकंप अंतरजात आकस्मिक बलों का परिणाम है, ये कथन बिल्कुल सही है।
भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से आता है। बिल्कुल नहीं, हमने इसमें प्राकृतिक और मानवीय कारण दोनों पढ़े थे। किसी जगह बांध बना दिया, जलाशय बना दिया तो वहां पर भूकंप आता है। चट्टाने तोड़ते हैं, खदानों में ये माइनिंग वाला काम होता है, उसमें भूकंप आते हैं। रेल लाइन गुजर रही है, उसमें जब ट्रेन आती है तो हमें हल्के हल्के ये कंपन महसूस होता है। तो भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से आता है, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है भूकंप में प्रत्यास्थ चट्टानों की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती। नहीं, इसको तो हमने डस्टर से समझा था। पहले चट्टाने स्थितिज ऊर्जा में होती है और फिर गतिज में बदलेगी। उल्टा लिख रखा है, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलेगी? गतिज में। तो इसका मतलब ये हमारा कथन गलत है। चौथा है भूकंप छाया क्षेत्र में भूकंपीय तरंग दर्ज नहीं की जाती। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा असत्य है, ये हमारे सी नंबर में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। अब हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे और मैं अगली क्लास में बताऊंगी। आज के दो क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो पहली ही क्लास से है। पृथ्वी सतह पर 36 बलों का परिणाम निम्न में से कौन सी घटना है? जो हमने सबसे पहले चित्र बनाया था, डायग्राम अंतर्जात बहिर्जात, उसी में से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेबस में मेंशन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो, भ्रंश व उत्थान, वलन और भूकंप, भ्रंश घाटी और वलन उपयुक्त सभी, ये क्वेश्चन समझना है और इसका आंसर देना है, फिर कल हम इसको पढ़ेंगे। अब दूसरा है, चलो दूसरा है पृथ्वी तरंग, पी तरंग का छाया क्षेत्र है। हमने आज ही पढ़ा है। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 143 डिग्री दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में, और 103 से 180 डिग्री, 103 डिग्री से 103 डिग्री, और इनमें से कोई नहीं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। कल हम इनको डिटेल से समझेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, कोरोना का ध्यान रखिए। चिड़ावा में कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है और आसपास सारे गांवों में पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है कि तनाव नहीं लेना, घर पे रहो, मस्त रहो, आराम से पढ़ाई करो, वीडियो देखो, पढ़ाई के देखो, दूसरे देखो, मनोरंजन करो। तनाव लेना नहीं है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, इसमें सब कुछ पढ़ डालो। और एक बात है कि ध्यान रखो, आप भी घर से बाहर मत निकलो और घर वालों को भी मत निकलने दो। फिर ये मस्त रहो, बिंदास रहो।